नमस्ते छात्रों, मैं पवन फुलाने कक्षा 7वीं हिंदी सुलभ भारती में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम हमारी दूसरी कविता देखेंगे। इसका नाम है फूल और कांटे और इस कविता के कवि है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत। सबसे पहले हम यह कविता का गायन करेंगे। हे जन्म लेते जग में एक ही पौधा उन्हें है पालता। रात में उन पर चमकता चांद भी एक सी ही चांदनी है डालता। मेह उन पर है बरसता एक सी उन पर हवाएं है बही। पर सदा ही यह दिखाता है हमें ढंग उनके एक से होते नहीं। छेद कर काटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का वरवसन। प्यार डूबी तितलियों के पर कतर, भौर का है वेद देता शाम तन। फूल लेकर तितलियों को गोद में, भौर को अपना अनूठा रस पिला। निज सुगंध और निराले रंग से है सदा देता कलीजी का खिला। है खटकता एक सबकी आँख में, दूसरा है सोता सूर शीस पर। किस तरह की कुल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। तो छात्रों, इस कविता को हम अब स्पष्ट रूप से इसका हर एक कविता के पद का अर्थ सहित स्पष्टीकरण देखेंगे। सबसे पहले हम देखना चाहेंगे कि कवि परिचय। इस कविता के कवि है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत। इनके जीवन के बारे में हम देखेंगे। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत, इनका जन्म 15 अप्रैल 1865 में हुआ और उनका निधन 16 मार्च 1947 में हिंद में हुआ है। हिंदी के एक सुप्रसिद्ध साहित्यकार वह रह चुके हैं। हरिओत जी का जन्म 15 अप्रैल 1865 को उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में निजामाबाद नामक स्थान में हुआ। वह हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति रह चुके हैं और सम्मेलन द्वारा विद्यावाचस्पति की उपाधि से सम्मानित किए जा चुके हैं। प्रिय प्रवास हरिओत जी का सबसे प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण ग्रंथ है। यह हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है और इसे मंगला प्रसाद पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। और इनका निधन सन 1947 में निजामाबाद में इनका देहावसान हो गया है। तो छात्रों, इस कविता का पहला चरण हम देखते हैं। है जन्म लेते जग में एक ही पौधा उन्हें है पालता। रात में उन पर चमकता चांद भी
एक ही सी चांदनी है डालता। इस पद का सरल अर्थ कवि ने इस प्रकार दिया है। कवि के अनुसार फूल और कांटे का जन्म एक ही जगह होता है। एक ही पौधा दोनों का भरण पोषण करता है। रात में चांद अपनी चांदनी समान रूप से बिखेरता है। मतलब यहाँ पर बताया गया है कि इस सृष्टि में अच्छा और बुरा एक ही जन्म पर उनका जन्म हुआ है। मतलब कवि हमें यह बताना चाहते हैं कि अच्छा और बुरा यह इस कुदरत पर एक ही जगह पर उनका जन्म हुआ है। इस कविता का दूसरा पद हम देखेंगे। मैं उन पर है बरसता एक सा, एक सी उन पर हवाएं है बही, पर सदा ही दिखाता है हमें, ढंग उनके एक से होते नहीं। इस पद का सरल अर्थ इस प्रकार है कि बादल उन पर समान रूप से अपना जल बरसाता है, हवाएं एक जैसी उन पर बहती है, पर दोनों के व्यवहार बिल्कुल अलग होते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर पता है कि फूल और कांटे इन दोनों का उदाहरण यहाँ पर दिया है। इन दोनों का जो रहन सहन है, उनकी जो विशेषता है वह अलग अलग है, लेकिन आप देखते हैं कि इन पर कि समान रूप से जल बरसता है, यानी कि हवा भी उन्हें समान रूप से मिलती है, उन पर बहती है, पर इन दोनों के इसके बावजूद भी व्यवहार बिल्कुल अलग दिखाई देते हैं। जैसे कि हम बताया जाए कि अगर हम कांटे को स्पर्श करते हैं तो कांटा हमें चुभता है। अगर वही स्पर्श हम अगर फूलों को करें तो फूल हमें सुगंध देता है, हमें प्रसन्न करता है। तीसरा पद हम देखेंगे। छेद कर काटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का वरवसन, प्यार डूबी तितलियों के पर कतर, भौर का है वेद देता शाम तन। इस पद का सरल अर्थ इस प्रकार है कि कांटा उंगलियों को हमेशा छेद कर लहूलुहान करता है। कोई उसके आसपास अगर जाता है तो किसी के वस्त्र फाड़ता है। तितलियों के पंख कतरना और भौरों के शरीर को घायल कर देना यह उनका काम है। यानी कि यहाँ पर बताया है कि कांटा हमेशा किसी को भी दुख पहुँचाता है। अगर हम उसके आसपास भी जाते हैं तो वह हमारे वस्त्र फाड़ देता है, कभी तितलियों को पर कतरता है तो कभी भौरों को शरीर को भी घायल करता है। चौथा पद। फूल लेकर तितलियों को गोद में, भौर को अपना अनूठा रस पिला, निज सुगंध ओ निराले रंग से, है सदा देता कलीजी का खिला। इस पद का सरल अर्थ इस प्रकार है कि दूसरी तरफ फूल तितलियों को अपनी गोद में लेता है, भौरे को अपना रस पिलाता है, अपने सुगंध और आकर्षण से सभी को खुशी देता है। मतलब कांटों के विपरीत कार्य यहाँ पर फूल करता है। कांटे हमेशा किसी को दुख देते हैं, दर्द देते हैं, लेकिन यहाँ पर फूल हमेशा दूसरों को सुगंध देता है, भौरों को अपना अनूठा रस पिलाता है, फूलों को अपने गोद में लेता है। यानी कि हमें सुख देने का कार्य यहाँ पर फूल करता है। पांचवा पद इस प्रकार है खटकता एक सबकी आँख में,
दूसरा है सोता सूर शीस पर, किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। अर्थात एक तरफ कांटा जो किसी को भी पसंद नहीं, पर फूल तो ईश्वर के शीश पर चढ़ाया जाता है। जिसमें बड़प्पन की कमी होती है, उसके कुल की बड़ाई काम नहीं आती। यहाँ पर यही समझाया गया है कि एक ही जगह पर जन्म लेने के बावजूद भी कांटा उसका व्यवहार अलग होने के कारण उसे किस तरह से रहना पड़ता है, और फूलों का व्यवहार अलग होने के कारण फूल किस तरह भगवान के शीश पर जाकर उन्हें सजाते हैं, उन्हें प्रसन्न करते हैं, यह यहाँ पर बताया गया है। अर्थात इस कविता के माध्यम से हमें कवि ये बताने का प्रयास करते हैं कि जिसका कार्य इस प्रकार है उसे उसी तरह से बर्ताव किया जाता है, या उसके साथ वैसा ही होता है। कोई अगर बुरा कार्य करता है तो उसका फल उसे बुरा ही मिलता है, और कोई अगर अच्छा कार्य करता है तो उसका फल भी उसे अच्छा ही मिलता है। तो इस प्रकार इस कविता से हमें यह सीख मिलती है कि कवि ने कर्म को महत्व दे दिया है। मनुष्य महान कुल में जन्म लेने से बड़ा नहीं होता, बल्कि अपने श्रेष्ठ कर्मों से ही होता है। यह इस प्रकार कवि ने हमें समझाने का प्रयास किया है। इस कविता में कुछ लययुक्त शब्द आए हैं, वह इस प्रकार हैं: पालता, डालता, बही, नहीं, वसन, तन, पीला, खिला। उसके बाद कुछ शब्दार्थ यहाँ पर दिए हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि शूल, काटा, मेह, बादल, वर, सुंदर। इस तरह से कुछ शब्दार्थ आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद कुछ कृतियाँ यहाँ पर दी हैं। पहली कृति इस प्रकार है: फूल और कांटों को उपलब्ध समानताएं कौन सी हैं? तो वो इस प्रकार है: एक ही सी चांद की चांदनी। दूसरा, एक ही पौधे द्वारा भरण पोषण, एक सी हवा का बहना, एक सा मेघ का बरसना। दूसरी कृति यहाँ पर दी है: फूल का व्यवहार। तितलियों के साथ किस तरह है? तितलियों को गोद में लेना, भौरों से मीठा रस पिलाना। इस प्रकार है। तीसरी कृति यहाँ पर दी है कि आसपास के पेड़ पौधे के नाम का वर्गीकरण करिए। छोटे, मध्यम, बड़े, इस तीनों के माध्यम से इनका वर्गीकरण हम इस प्रकार कर सकते हैं। छोटे में आता है तुलसी, पुदीना, गाजर, मूली, टमाटर। मध्यम में आता है नींबू, अमरूद, शरीफा, अनार। और बड़े पेड़ों में आता है बड़े पौधों में बरगद, पीपल, आम, नीम। इस प्रकार बड़े पेड़ों के बारे में यहाँ पर जानकारी है। चौथी कृति यहाँ पर दी है: निम्नलिखित वर्णों से समानार्थी और विरुद्धार्थी शब्दों की जोड़ियाँ दी गई है, जिसका वाक्य प्रयोग करके कॉपी में लिखना है। समानार्थी शब्द यहाँ पर दिए हैं: पुष्प, फूल, जल, पानी, मेह, बादल, पवन, हवा। विरुद्धार्थी शब्द इस प्रकार है: रात, दिन, छोटा, बड़ा, उदय, अस्त, सम्मान, अपमान। एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है: फूल किनको गोद में लेता है? उत्तर: तितलियों को। दूसरा प्रश्न: बड़प्पन की कसर रह जाने पर क्या काम नहीं देती? उत्तर: कुल की बड़ाई। तीसरा प्रश्न: कौन एक सा बरसता है? मेह। चौथा प्रश्न: फूल किसको रस पिलाता है? उत्तर: भौरों को। उसके बाद का प्रश्न है: फूल और कांटों के व्यवहार में अंतर स्पष्ट करिए। फूलों का व्यवहार: तितलियों को गोद में लेता है, भौरों को अपना मीठा रस पिलाता है,
अपने सुगंध और आकर्षक रंग से हमें प्रसन्न करता है। सबके साथ मधुर और मीठा व्यवहार करता है। कांटों का व्यवहार इस प्रकार, तितलियों के पर कतरता है, भौरे के शाम तन को छेदता है, उंगलियों को लहूलुहान कर देता है और हमारे सुंदर कपड़े फाड़ देता है। सबके साथ दुष्टता से पेश आता है। आपके लिए छात्रों कुछ गृह कार्य मैं यहाँ पर देता हूँ। आपको आपका स्वमत अभिव्यक्ति यहाँ पर व्यक्त करना है। तुम्हें कौन सा फूल पसंद है, क्यों? निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर बताइए। फूल का नाम, उपयोग और गंध। तो छात्रों, यहाँ पर हमारी दूसरी कविता यहाँ पर खत्म होती है। अगर आपको ये कविता पसंद आई होगी और मेरा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो यहाँ पर आप सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।